बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बंगाल से, जहां ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली है नंदीग्राम सीट से। तो लगातार इस सीट पर कांटे की टक्कर चल रही थी। 12 वोट से ममता बनर्जी ने शुभेंदु को हराया है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हारे हैं, टीएमसी से बीजेपी में आए थे और नंदीग्राम में ममता बनर्जी से हार का सामना करना पड़ा है। पहले खबर ये मिल रही थी 6 वोट से पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद 800 वोटों से आगे हुई और अब 1200 वोटों से। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी लीड नहीं है, लेकिन फिर भी जीत है। खुशी जरूर मिली होगी, एक राहत की सांस जरूर ली होगी। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं। ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे टीएमसी में और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अब खबर ये मिल रही है कि 1200 वोटों से हारे हैं ममता बनर्जी से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 जिस तरह से जीत हासिल की थी टीएमसी ने, उसी तरह से एक बार फिर आगे बढ़ते हुए टीएमसी 209 सीटों पर अभी है। पिछली बार 211 सीटों पर थी, लेकिन बीजेपी 3 सीटों से 80 सीटों पर लीडरशिप को आगे करे और उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की संस्कृति में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर बंगाल बीजेपी अपना कैडर उन्हें डेवलप करती है तो निश्चित रूप से आगे की चुनाव बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। एक ट्रेंड और बता दूं कि जो भी पार्टी सत्ता में आई है वो पहली बार डबल डिजिट में रही है और उसके बाद उसको सत्ता मिली है। बीजेपी के लिए ये साइन कह सकते हैं राहत दे सकती है। जी, एक बतौर पत्रकार आपसे समझना चाहूंगा मैं कि जो पीके ने घोषणा की थी, दूसरी तरफ ममता दीदी की अपनी स्ट्रेटजी थी, तीसरी तरफ बीजेपी पार्टी की अपनी घोषणाएं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनके वो सहायक थे और जो चुनाव जीतने, लड़ने और बूथ स्तर तक कोशिश कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो कार्यकर्ता जो अलग अलग प्रदेशों से जुड़कर यहाँ आए, पूरा फोर्स बीजेपी का वहाँ खड़ा था। ये तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन हाँ, एक बड़े विपक्ष के रूप में बीजेपी जरूर अब जनता की बात रख पाएगी। हाँ, ये बात सही है विजय, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तमाम कोशिशों का ये एक अच्छा नतीजा तो बीजेपी के पास है ही कि वो 3 सीटों से आज वो जो भी परिणाम आते हैं 80, 84, 85, 80 से 90 के बीच में होंगे, वो अगर वो मिलती है तो ये एक बीजेपी के लिए उपलब्धि की बात हो सकती है। और एक कड़ी टक्कर तो उन्होंने दी ही। एक प्रमुख विपक्षी के रूप में बीजेपी बंगाल में अपनी भूमिका निभाएगी। लेकिन हार की वजह में जो बातें आपने गिनाई, उसी बातों में हार की वजह भी छुपी है विजय। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी बंगाल की राजनीति की बात होती है, बंगाल के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने लोग, बंगाली मानुष जो जिसे कहते हैं, उसको लेकर एक हद तक पॉजिटिव है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई हिंदी भाषी प्रदेश से कोई लीडर आए और वो कहे कि हम बंगाल में शासन करेंगे। वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने ग्राउंड लेवल पे भी ये लोगों की मेंटेलिटी देखी थी। आप जिस भी बंगाल के लोगों से बात करें, खास करके जो बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सब जो लोग हैं, जब तक आप कोई भी पार्टी अपना लोकल कैडर वहां मजबूत नहीं करता है, जो नेशनल पार्टी की बात होती है, तब तक जीत मिलनी मुश्किल है। तो अगर हम देखें तो बीजेपी की जो भी कोशिश शुरू हुई वो चुनाव के वक्त हुई, या उससे 2 साल पहले आप चले जाए 18 में, 3 साल पहले, तो लोकसभा चुनाव के वक्त में शुरू हुई। लेकिन रातों रात कोई पार्टी इतनी बड़ी खड़ी नहीं हो सकती, खास करके वैसे प्रदेश में जहां आपका कोई बड़ा कैडर था ही नहीं। जितने भी बड़े नाम है बीजेपी के, आज वो कहीं ना कहीं टीएमसी से आए हुए लोग हैं। तो लोगों में एक फीलिंग ये भी होती है कि ये अवसरवादी नेता है, इनको जब अपना लाभ दिखा तो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आ गए।
बीजेपी एक फैक्टर ये भी काम किया कि जो बीजेपी के ग्राउंड लेवल के नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो इस बात से भी आहत थे कि हम इतने सालों से काम करते रहे, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो शीर्ष नेतृत्व ने दूसरे जगहों से लाए हुए नेताओं को हमारे ऊपर बिठा दिया। वो कहीं ना कहीं आहत भी थे। हालांकि ये सब चुनाव जीतने की रणनीति होती है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यही किया, लेकिन अभी भी वक्त है, गेंद उसके पास है। इस पूरे चुनाव में एक बात स्पष्ट हो रही थी कि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। एक हद तक उसे बहुत कुछ मिला, जो सीटें बढ़ के मिली वो मिला, एक ताकत का एहसास हुआ। उसको अब 5 साल का वक्त है एक कैडर डेवलप करने का। और एक ये बातें वहां के रणनीतिकार भी बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जब तक लोकल स्तर पे एक लॉयल आदमी बीजेपी का चेहरा नहीं बनेगा, तब तक किसी भी पार्टी के लिए वहां की सत्ता में लौटना मुश्किल है। एक फैक्टर ये भी था कि मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा कौन होगा, ये बंगालियों को नहीं पता था। उनकी बात में संशय थी कि कहीं कोई बाहर का आदमी तो नहीं आकर के मुख्यमंत्री का बंगाल बन जाएगा, लेकिन टीएमसी के चेहरे के साथ उनको ये संशय नहीं था। तो ये कई सारे फैक्टर थे। एक महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि जब एक रैली हुई थी कांग्रेस की और लेफ्ट की, तब एक बड़ी भीड़ वहां देखी गई थी, आपने भी देखा होगा वो वीडियो। और ये समझ में नहीं आ रहा कि चलिए हार जीत का हम देख रहे हैं, हम बात करते हैं टीएमसी की, बीजेपी की, लेकिन यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही गायब हैं। और देखिए, इस पूरे एनालिसिस में देखेंगे, रणनीतिकारों से बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और लेफ्ट ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था इस चुनाव में। कोई बड़ा चेहरा उनके चुनाव में नहीं उतरा और ये शायद अघोषित फैक्ट था बीजेपी को हराने का। इसलिए जिस रैली की आप बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की वो रैली थी और विक्टोरिया मेमोरियल मैदान में हुआ था, और जो अपार जनसमूह उतरा था वो उस बात को लेकर के जरूर आप कह सकते हैं। लेकिन इस चुनाव परिणाम में कांग्रेस और लेफ्ट का एक तरीके से साफ हो जाना कहीं ना कहीं उस अघोषित फैक्ट की ओर दर्शाता है, जिसमें बीजेपी को रोकने के लिए तमाम फोर्सें एक हो गई थी। और उन सबको पता था कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट ताकत से लड़ती तो उसका कम होता, सीट के रूप में कम होता, और उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता। तो ये सिर्फ टीएमसी की जीत नहीं है, आप इसमें यकीन मानिए कि उसमें लेफ्ट और कांग्रेस ने एक तरीके से सरेंडर करके जो अपना वोट परसेंट था उसको कन्वर्ट कराया है टीएमसी के रूप में। वो एक फैक्टर भी काम किया है टीएमसी की जीत के साथ। जी, आप वहाँ लोगों से मिले, उनके मन की बात जानी। ये तमाम बड़े बड़े मुद्दे, चाहे वो राम मंदिर का हो, धारा 370 का हो, भगवान राम का हो, प्लास्टर चढ़ने को लेकर हो, दीदी वो दीदी का हो, या फिर एक दूसरे पर सीधे कटाक्ष का, क्या लगता है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे ममता बनर्जी पर हमला करना, एक मोदी अपने आप में एक शख्सियत है, देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के बड़े लीडर हैं, वो एक पर्टिकुलर राज्य के लीडर को जाकर अगर सीधे उनसे फाइट होती है तो कहीं ना कहीं एक चेहरा भी बड़ा होता जाता है, एक ऑरा भी बढ़ता जाता है। हाँ, ये फैक्टर बिल्कुल है और नो डाउट कि वो फैक्टर भी इसने प्ले किया। लेकिन अगर कई सारे फैक्टर्स को छानना शुरू करें तो देखेंगे कि अगर प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के लिए दीदी और दीदी शब्द का प्रयोग किया तो ममता बनर्जी की ओर से भी कड़े जवाब आए। और वहां के स्थानीय संपादक जब वो लाइन पे थे, मैं भी जुड़ा हुआ था, उनकी बात भी सत्य है कि दूसरी तरफ से जो ममता बनर्जी ने इस्तेमाल किया कि कोई गुजराती आकर के हम पे रूल नहीं कर सकता, कोई गुंडे हम पे नहीं कर सकते, ये नेता नहीं बाहरी है, कोरोना पैना, तो ये कोई बहुत शोभनीय बातें उनकी तरफ से भी नहीं कही गई थी। हाँ, एक बात का आश्चर्य होता है कि बीजेपी के पास इतने बड़े रणनीतिकार थे और सबको पता है कि चुनाव में एक सेंटीमेंट चलता है और वो सेंटीमेंट जनमानस को बहा ले जाता है। तो अगर ये सेंटीमेंट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अटैक के रूप में आ रहे थे, बीजेपी को काउंटर करना चाहिए था। निश्चित रूप से उनके पास ग्राउंड रहे होंगे जिस आधार से काउंटर किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। ये रणनीतिक चूक है बीजेपी की, इस बात को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बड़ी बातें रही कि इस पूरे चुनाव में जो आम बंगाली लोग हैं उनकी बात करें, उनके मनोभाव को समझे, तो वो अपने कल्चर को लेकर के बहुत हद तक प्रोग्रेसिव है, एक, और दूसरा वो बहुत एग्रेसिव राजनीति को पसंद नहीं करते, उन्हें फिर डर लगता है। और जो श्री राम का नारा था वो एक तरफ तो फायदा दिला रहा था कि जो प्रवासी जो सिटीजन है बंगाल में, जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, खास करके हिंदी बेल्ट से आए हैं, वो इन नारों से तो जुड़ जाते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं
जो मूल बंगाली हैं वो कहीं ना कहीं अपने मनोभाव को लेकर के डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह की एग्रेसिव राजनीति पसंद नहीं है। और आप वहां के लोगों से बातचीत करेंगे तो वो ये फैक्टर को मानेंगे कि इतनी एग्रेसिव जो कैंपेन की या फिर जो नारा दिया वो कहीं ना कहीं आम बंगालियों को थोड़ा बहुत हिचकिचाया कि वो बीजेपी को वोट करे। एक फैक्टर ये काम जरूर किया, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि जब तक ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, जब तक बंगाल की अपनी धरती से बीजेपी का कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं पनपता है बीजेपी में, तब तक जीत के लक्ष्य को पाना मुश्किल होगा। एक सशक्त विपक्ष के रूप में जरूर रहेंगे। और दूसरी एक बात जो मैं अक्सर छूट जाती है बातें कि सीएए को लेकर के जो बीजेपी ने स्टैंड अपनाया आज से 2 साल पहले, उसने एक तरीके से पोलराइज किया। लेकिन जो असम में हुआ, असम को देख करके बंगाल के जो प्रवासी बांग्लादेश के लोग जो आए हुए हैं और जो बंगाल और पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनके मन में ये डर हुआ, क्योंकि जो माइग्रेट किया है वहां से सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया है, बल्कि बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है। और जो बीजेपी ने ये स्टैंड लाया कि जो भी घुसपैठिए या फिर जो इलीगल तरीके से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको बाहर करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोटर वर्ग था जो डरा बीजेपी के इस स्टैंड से। और आप देखेंगे कि आखिरी चरण में बीजेपी उस स्टैंड को लेकर के थोड़ी बहुत सॉफ्ट रही, उतना अग्रेसिव नहीं रही, लेकिन वो डर था। लेकिन दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी थी वो खुले दिल के साथ कह रही थी कि जो भी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आए हैं वो सबको सिटीजन्स देंगे, किसी को बाहर नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हो गई। वो उस बड़े तबके के मनस्थिति को भांपने में विफल रही जो बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, और वो आज वहाँ पे एक बड़ा वोटर तबका बनते हैं एक बड़े वोट बैंक के रूप में। तो समझता उसे भी साधने में बीजेपी से चूक हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आ रहे हैं, ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत गई है, 1200 वोटों से लीड मिली उन्हें।